तो एक तो वो जो माता पिता दोनों का साथ बच्चे को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी वजह से बच्चे गलत दिशाओं में भी जाते हैं। क्योंकि पिता साथ रहे और माता भी रहे तो एक तो केयर करता है, एक अनुशासन देता है जी। तो मुझे लगा कि हम ऐसी चीज बनाएंगे तो परिवारों को स्प्लिट होने से भी रोकेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है कि माँ गांव शहर में है, पिता गांव में है, या पिता शहर में है, माँ गांव में है, और वो भी इसलिए कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है। जी सर। कोई और वजह नहीं है उसकी। नहीं। गांव में अगर अच्छी खेती करते हैं तो ठीक है, माताजी गांव में, पिताजी गांव में खेती करवा रहे हैं, माताजी बच्चों को लेके यहाँ रह रही हैं, या बच्चे मौसी के घर या बुआ के घर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, और मुझे लगता है उस सफर में मैं सक्सेसफुल भी हूँ। बिल्कुल। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे परिवार जो माइग्रेट करने की सोच रहे थे कि मैं लखनऊ जाऊंगा, और उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी मिल रही तो रुक रहे हैं। बिल्कुल सर। सरकार ने हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी कर दी, सरकार ने सड़कें अच्छी बना दी। तो सड़कें अच्छी बना दी तो अब लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है तो 1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ऑफ कोर्स। और लखनऊ के अंदर है और एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तब भी आपको 1.5 घंटा लग रहा है। तो वो वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है, मुझे सुकून है, मैंने जो काम किया वो ठीक किया। 100%। सर जानना चाहेंगे कि अगर आप कोई ऐसी बुक रिकमेंड करना चाहें जो आपकी लाइफ बदली हो और आने वाले समय में वो बुक हर किसी की लाइफ बदल सकती है, तो वो उसका नाम क्या होगा? बहुत सारे किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है। मुझे लगता है किसी के रिकमेंड करने से किसी की लाइफ में कोई बुक बदलाव नहीं ला सकती। निश्चित तौर पर मैं हर बार जब चर्चा करता हूं तो इस बात को कहता हूं कि आप बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए या बायोग्राफी पढ़िए, जिन लोगों ने जो टॉप पर पहुंचे हैं। किसी ने नोबेल प्राइज पाया है, कोई दुनिया का बहुत बड़ा सर्वमान्य लीडर है, किसी ने अनेक अनेक क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग काम किए हैं। तो एक तो आपको अपना क्षेत्र चयन करने में बड़ी आसानी होगी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत बार जैसा होता है ना कि आपको अच्छा तो लगता रहता है, जब कोई बताता है तो लगता है ये भी था, एकदम से क्लिक करता है, नहीं ये तो बात ठीक कर रहा है। तो वो जो क्लिक आती है ना, वो क्लिक कहाँ से आ जाए आपके अंदर। तो किसी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, पीजे कलाम को पढ़िए, नरेंद्र मोदी जी को पढ़िए, बिल्कुल, योगी जी के संघर्षों की गाथा पढ़िए, महात्मा गांधी जी को पढ़िए, सरदार पटेल को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा ना कि, और उसमें जो अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लीजिए। बिल्कुल, रोकना नहीं है किसी को। मैं तो पाठशाला में बच्चों से जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा सपना तब पूरा होगा जब पाठशाला का कोई बच्चा नोबेल प्राइज लेके आएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब जहां करना है वहां जब आप टॉप सोचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर जहां करना है वहीं आपके सपने अगर छोटे होंगे तो जब सपने ही छोटा है तो वही पाओगे। प्रधानमंत्री जी इस बात को हर बार कहते हैं, सपने बड़े देखने चाहिए। जिसे कल्पना करते हैं ना प्रधानमंत्री जी की 2047 तक ये राष्ट्र विकसित बनेगा। बिल्कुल, ये कल्पना भी बड़ी बड़ी चीज है। 100%। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2036 में ओलंपिक को हम होस्ट करेंगे। ऐसे बड़ी 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 चीजें। कोविड से हम अपने देश को बचा लेंगे, सोचा ना, विजन दिया, सपने दिए लोगों को। आज यूथ के पास सपने हैं उसकी आंखों में। तुम रोजगार नहीं है तुम्हारे पास, तुमको नौकरी नहीं मिल रही, तुम अपना रोजगार सोचो, और रोजगार ये सोचो कि मैं अपने साथ 10 लोगों को और नौकरियां दूंगा। 100%। जहां मैं संघर्ष ये कर रहा था कि मुझे 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी मिल जाए, वहां मेरे मन में ये सपना है कि मेरे पास 25,000 नौकरी दे वाले 25 एम्प्लॉइज हो। तो अपना सपना पूरा करने के लिए मैं पता नहीं कितने और लोगों के सपने पूरा कर दूंगा। बिल्कुल सही। तो उस लक्ष्य के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। 100%। सर जब आप राजनीति में आए तो कभी ऐसा लगा राजनीति में कि हाँ यार, राजनीति में भी काफी सारी चुनौतियां हैं, डेली आना जाना, भाग दौड़ की लाइफ है, सर ये बैलेंस कैसे करते हैं? राजनीति में चुनौतियां हैं। ओके। राजनीति से अनसर्टेन कोई करियर नहीं है लाइफ में। आप अनुभव करके देखो। सर आजकल के युवा जो हैं वो करियर और शिक्षा को लेकर बहुत असमंजस में रहते हैं
कि कैसे चूज किया जाए, कौन सी ब्रांच चूज किया जाए, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और सारे बच्चों को, और आजकल के पेरेंट्स भी सर बच्चों को माहौल देख के नहीं, बच्चों की हॉबी देख के नहीं पढ़ाते हैं, आसपास के लोगों को देख के पढ़ाते हैं कि हाँ बगल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक बच्चा, तो हाँ मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग या डॉक्टर करे बनेगा। इसके अलावा भी क्या करियर ऑप्शंस और सारे हो सकते हैं? ये तो सदा से चलता आ रहा है। बिल्कुल। आज तो हुआ नहीं कि हॉबी देख के पेरेंट्स पढ़ाएं जी। डाटा तो न्यूटन को भी गया था। बिल्कुल। तो जिसको जो करना है वो कर लेता है, विश्वास होना चाहिए उसको अपने। ओके। और माता पिता की इच्छाओं का अगर सम्मान नहीं करेंगे तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके अनुभवों से सीख कर माता पिता, शिक्षक, उनके वही अनुभवों से सीखकर आप अपने लिए जो बेहतर है जी, जो आपको अच्छा लगता है, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले भी कि जो अगर मुझे करियर वही मिल जाए जो मुझे अच्छा लगता है तो ये ईश्वर का दिया हुआ एक सौभाग्य है। बिल्कुल। तो ऐसा होता है, हमको जो अच्छा लगता है मैं वो करूं। और मेरे माता पिता देखिए, आइदर कन्विंस समबडी और कन्विंस्ड बाय समबडी। आप इतने टैलेंटेड हो जाओ कि आपके माता पिता कन्विंस हो जाए कि आपको यही काम करना है। बिल्कुल। या फिर उनकी बात पे आपको कन्विंस होना पड़ेगा। 100%। तो ये लक्ष्य लेके चलिए, और कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है। मतलब इम्पॉसिबल जैसा शब्द डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हर चीज इम्पॉसिबल लगती है जब आप कोई काम मन से नहीं करते। तो और मन से काम करिए, तो मन से पढ़िए जो अच्छा लगे, और हमें एक बेहतर नागरिक बनने की तरफ प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए जीवन में कि मैं अपनी जरूरतों को पूरे करने के साथ साथ मैं राष्ट्र की जरूरतें भी पूरी कर पाऊं। बिल्कुल। मैं ऐसा नागरिक बनूं जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं रह रहा हूं तो मैंने गड्ढा खोद दिया, उसमें कोई गिर जाए और गड्ढा खोदने से मेरा फायदा हो रहा हो तो मैं गड्ढा खोद दूं। बिल्कुल। आप ऐसे नागरिक मत बनिए। आप ऐसे नागरिक बनिए कि गड्ढे आपको दूसरों के लिए नहीं खोदने हैं, अपने लिए। जब दूसरों के लिए अच्छी रोड बनाएंगे तो उस पर चलने का अवसर आपको भी मिलेगा। बिल्कुल। तो इस लक्ष्य के साथ जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे जाएंगे। सर, नरेंद्र मोदी, इस नाम से आप क्या सीखते हैं? सवाल तो ये होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी नाम से आप क्या नहीं सीखते। ओके। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में वो सारी चीजें हैं, वो सारे गुण हैं जो एक व्यक्ति अगर के अंदर आ जाए तो आदर्श बन जाता है। तो सैकड़ों, करोड़ों, अरबों लोगों का विश्वास है उन पर। ओके। और वो विश्वास इसलिए है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और संवेदनशील पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ओके। वो जब देश के प्रधानमंत्री का सफर तय कर रहे थे, मेरा वो 2014 13-14 का वो साल, जब भी मुझे संघ के संपर्क में आके ये सब चीजें करने का अवसर मिला जी, तो मुझे लगा नहीं, अब हम लोग भी पॉलिटिक्स में आएंगे और चेंज लेकर आएंगे। तो राजनीति चेंज मेकर बनने के लिए है, ना कि इसलिए है कि आप अपने स्वार्थों को पूरा करें। बिल्कुल। सर, जानना चाहेंगे कि विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे चुनाव लड़ती है, इसमें आपका रिव्यू क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति पे चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती। तो जाति पे चुनाव तो लड़ने वाले लोग आपके सामने है ना, जो कहते हैं कि जाति की गणना कराओ। बिल्कुल। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, किसी से ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है। बिल्कुल।
शादियां होती हैं जो वैवाहिक कार्यक्रम सरकार जिसमें पैसा देती है, ये नहीं पूछा जाता कि वहां कौन सी जाति से हो आप, कौन से धर्म से हो। और बीजेपी तो संघ की विचारधारा से उभरी है। संघ की विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है। समरसता अगर देखनी है तो संघ की शाखा में कभी कोई चला जाए। समरसता अगर देखनी है तो संघ के सहभोज में चला जाए। वहां एक रो होती है, वहां हर जाति धर्म के लोग बिना ये जाने आसपास बैठ के, अगल बगल बैठ के खाना खाते हैं। कौन खाना आपको परोस रहा है उसकी जात भी नहीं पता होती आपको। मैं तो संघ में काम करता था जी, तो मेरा नाम अवनीश जी था। और राजनीति में आने के बाद लोग जब परिचय कराते हैं तो अवनीश सिंह पटेल बोलते हैं। ओके। और मैं उस विचारधारा पे हूं जहां अवनीश जी चलता है। ओके। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कभी है ही नहीं। जो नहीं जानते बीजेपी को वही ऐसी बातें करते हैं। जो बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। यहां वो लोग हैं जो भारत के एक गरीब वंचित व्यक्ति को सारे लाभ मिल जाएं और कैसे मां भारती का मस्तक ऊंचा रहे, इसके लिए काम करते हैं। सर, बेहतर नेता कौन, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? नेता तो नरेंद्र मोदी ही है। नेता कैसे कह सकते हैं आप इंदिरा गांधी को? इंदिरा गांधी जी संघर्षों से नेता नहीं बनी। इंदिरा गांधी ने पैतृक, वो राजा का तो कह सकते हो आप उनको, नेता नहीं कह सकते। राजा बन के कोई नेता बन जाए क्योंकि लोकतंत्र की मजबूरी है, बट वो राजा बन के नेता बनी है। उनको पहले प्रधानमंत्री पता था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं पता था मुझे करना क्या है लाइफ में। उनको ये पता था कि लाइफ में मुझे लोगों के लिए काम करना है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सोचा भी नहीं था उन्होंने। जनता ने उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया है। इंदिरा गांधी को उनके जन्म ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए? शिक्षा रोजगार का माध्यम है। शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई है। जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो रोजगार आपके पास मैं ये बात कहता हूं, जब आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास अपने आप आती हैं। और ये शिक्षा और रोजगार का वैसे रिलेशन है। सर, युवाओं की राजनीति में आना, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले फ्यूचर को एक बड़ा तोहफा देगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 लाख युवा पहली पीढ़ी के पॉलिटिशियन, जिनकी सोच अलग होगी, जिनकी पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं पॉलिटिक्स की होगी, जैसे हम जैसे लोग जो राजनीति में आए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मैं एमएलसी नहीं बनता। मेरे पास वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी जो दूसरे दल चाहते हैं। मेरे पास वो सारी क्वालिफिकेशन थी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती। सर, मतलब आपका कहना है कि अगर हमें और किसी पार्टी में जाना होता तो क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन लिस्ट होती है? हाँ, आपको एक जाति में जन्म लेना होता है, एक परिवार में जन्म लेना होता है। आपको टॉप पॉलिटिशियन बनना है, वहां जाना है तो मुझे उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तो अगली पीढ़ी में जा पाएंगे आप। क्या बात है। इस पीढ़ी में तो नहीं जा पाएंगे ना। जन्म अगर वो सनातन धर्म को माने, हम कहें पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म अगर आपको गांधी परिवार में पुनर्जन्म हो गया तो आप बड़े नेता बन सकते हैं। इधर अगर अखिलेश जी के परिवार में आपका जन्म हो गया तो आप बड़े नेता बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी परिवार में आप जन्मिए, काम करिए, आपका मन साफ हो, आप राष्ट्र के लिए काम करते हो, आपके मन में लोगों के लिए, लोगों का भला करने की भावना हो, और आपके हर कदम में ये झलके कि आप अपने राष्ट्र को महान बनाना चाहते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ऐसे ही युवाओं की तलाश कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को लेकर चलती है। हमारी किसी भी योजना में जाति देखकर योजना नहीं चलती। बिल्कुल। अब कोई भी योजना उठा लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका आर्थिक स्ट्रक्चर देखा जाता है कि आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास मिलता है।
मुफ्त में राशन जो मिलता है उसमें जाति पूछी नहीं जाती। ये जो लोग सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करते हैं, शॉर्ट टर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश बनाने की बात करती है। हम सपना देखते हैं तो 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं। हम सपना देखते हैं तो हर गरीब व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने का सपना देखते हैं। हम सपना देखते हैं तो हर युवा को रोजगार देने का सपना देखते हैं। उसका रोजगार अपना हो, वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए या वो कहीं जॉब पा जाए। जॉब भी हम देते हैं तो जॉब ऐसी देते हैं कि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे जी, कि जो उस मेधावी हो, जो जिसकी योग्यता वैसी हो, वो जॉब पाए, अपनी जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे वो नौकरी नहीं पाए। नौकरी पाए तो अपनी मेधा के नाम पे पाए। सर, विपक्ष का कहना है और ये आम जनता का भी कहना है, आम युवा का भी कहना है कि बीजेपी सरकार में नौकरियां नहीं रह गई हैं। गवर्नमेंट सारे सेक्टर प्राइवेट होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट नौकरियां नहीं रह गई हैं, इसका कोई आंकड़ा तो मुझे कोई देगा तो मैं बात करूंगा जी। लेकिन गवर्नमेंट नौकरियां कम हैं, सच है। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और उसी के रेशियो में नौकरियां, क्योंकि सरकारी सिस्टम को मैनेज करने के लिए जितने लोग चाहिए वो कम ही चाहिए। युवा सक्षम बने। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर एक नौकरी है तो वो मेरी हो। मुझे वैसा बनना है, उतना योग्य बनना है। तो नौकरियां कम कहाँ, आप करोगे तो एक ही नौकरी। बिल्कुल। निश्चित तौर पर चीजें ऐसी होती हैं जब लोगों को बरगलाया जाता है, बताया जाता है कि नहीं, और पॉलिटिशियन का बड़ा रोल होता है उसमें। आप अपने लाभ के लिए जब युवाओं को गलत दिशा दिखाते हैं तो गलत होता है। तो अब अपने लाभ के लिए जब पॉलिटिशियन इस बात छोड़ देंगे तो ये भारत में ना अवसरों की कमी है, ना भारत की धरती पर सोने की चिड़िया है हमारा देश। बिल्कुल सर। और वो कुछ बदला नहीं है, लोगों की मनस्थिति बदली थी और वो मनस्थिति धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी फिर ठीक कर रहे हैं। एक जनरल सा क्वेश्चन सर, जो आप अक्सर सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनवाया, फिर भी अयोध्या से बीजेपी हारी। इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है सर? भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना और चुनाव जीतना दो अलग अलग विषय है। भगवान राम हमारी आस्था का विषय है और चुनाव मैनेजमेंट से होता है। चुनाव जनता की क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति पे होता है, या चुनाव में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नैरेटिव गलत बनता है। तो अयोध्या का चुनाव हम हारे, मिल्कीपुर का चुनाव हम उतने वोट से जीते जितने वोट पे पूरी लोकसभा हारे थे, यानी कि 5 विधानसभाओं में जितना चुनाव हारे थे वो एक अयोध्या की एक विधानसभा हम उतने वोट से जीते। तो समय रहता है कभी कभी और बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल। राम मंदिर भव्य बना है, उसका आपने देखा होगा ना, अभी सुना होगा, कुंभ जब हुआ जी तो लाखों लोग वहां दर्शन करने आ रहे थे। बिल्कुल सर। एक एक दिन में 10-10 लाख लोग राम मंदिर के दर्शन किए। भारत की आस्था है, भारत की आस्था अपनी आस्था का उत्सव मना रही है बीजेपी की सरकार में। जो लोग अपनी आस्था को, जो भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाए, उन लोगों से हम क्या सोच सकते हैं? उनकी तरफ हम क्या बात करें, उनके लिए क्या कहें उनसे? बिल्कुल। जब मैं बचपन में मैं बताता हूं, जब हम लोग कभी मंदिरों में जाते हुए, आपने भी अनुभव किया होगा उन चीजों का, कि हम अपने किसी मंदिर में जाते थे, हमारी आस्था तो मंदिर में है, ईश्वर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने विभिन्न रूपों में हम अलग अलग मंदिरों में जाते थे। और मंदिर की अव्यवस्था देख के आपके मन में क्या ख्याल आता था कि इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या मेरी सरकार यहाँ तक आने की सड़क नहीं ठीक करा सकती? बिल्कुल, सबके मन में आता होगा। 100%। और हमारी सरकार ने वो काम किए हैं, उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया है जहां भारतीय जाते हैं, और उन मंदिरों तक जाने वाली सड़कों का भी जीर्णोद्धार किया है। तो आस्था, कोई व्यक्ति आतंकवादी कैसे बनता है? क्योंकि बम बनाने के लिए भी, आतंकवादी को बम बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए ना। बिल्कुल।
तो नॉलेज को जब विश्वास के साथ नहीं जोड़ा जाता तो वो नॉलेज गलत दिशा में चली जाती है और वो आतंकवादी बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिक्षा पे काम करती है तो आपको आस्था के साथ जोड़ती है, बिल्कुल विश्वास के साथ जोड़ती है। और जब आस्था और विश्वास के साथ जब कोई काम करते हैं तो देश की उन्नति होती है। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे कि आपने मेघावी 40 जो योजना स्टार्ट किया है सर, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, गांव में अगर आप गांव से अनुभव रखते होंगे तो बिल्कुल स्कूल की एजुकेशन धीरे धीरे डेटोरिएट करी जी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे खुले। पहले जिसको पढ़ना होता था वही स्कूल आता था। बिल्कुल सर। अब जिसको नहीं पढ़ना है वो भी स्कूल आता है। तो कैसे बच्चों के मन में पढ़ने की इच्छा जागृत की जाए। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मुझे कोई भी बुक मिलती है तो मुझे लगता है इसको पढ़ा जाए। ओके। और ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही मिली हुई है। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन शुरू किया। जी सर। और वहां पे मुझे क्वालिटी देने का अवसर नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जो स्टफ आ रहा है, जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, इनके अंदर वो कंटेंट नहीं है, कैसे इनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का अवसर था मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि मेरे पास प्राइमरी स्कूल भी था, मेरे पास 6 to 12 का स्कूल भी था और मेरे पास 12 से लेके पीजी तक का भी स्कूल। तो मैंने पहला एक्सपेरिमेंट ग्रेजुएशन स्कूल में शुरू किया। तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं। ओके। तो फिर मैंने प्लान किया चलो 6 क्लास में करते हैं। अच्छा। 6 क्लास में बच्चा आ रहा था, वो जो 1st से 5th तक पढ़ के आ रहा था वहां भी उसको पढ़ने की आदत सी नहीं लग रही थी। जैसे आप अभी अनुभव करो, आपको किसी बात की आदत सी लग जाए जी। मतलब लत शब्द कहना तो अलग होगा, बट उसको आदत में करे और आदत से पैशन बन जाए। पढ़ाई अगर पैशन बन गए तो रिजल्ट आता ही है। बिल्कुल 100%। जिस चीज में कोई व्यक्ति पैशन बना लेता है उसमें रिजल्ट आता है। और उदाहरण हमारे पास नरेंद्र मोदी जी से लेके आज योगी जी तक सारे उदाहरण हैं। अगर आप पैशन बना लें कि नहीं मुझे लोगों का भला ही करना है तो फिर वो आप करते ही हैं। उसके लिए जो सीढ़ियां चढ़नी होती हैं वो चढ़ते हैं। तो मैं था, तो फिर ये हुआ कि हम लोग छोटे बच्चे को पकड़ेंगे जी, मतलब क्लास 1 में से पहले पकड़ेंगे। और गांव में 6 ईयर से कम 5-6 ईयर से कम का बच्चा कोई स्कूल भेजता नहीं। बिल्कुल सर। शहरों में तो ये स्थिति है कि 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है, बट गांव में 5 साल 6 साल के बच्चे को स्कूल भेजता। मेरे पास वो चैलेंज था कि मैं इस बच्चे से मोल्ड करना शुरू करूंगा जी। जब यहाँ ये मोल्ड होगा तब ये आगे जाएगा तो मुझे तो ये भारत का अच्छा नागरिक। और जो कल्पना है आज की चर्चा है एजुकेशन सिस्टम में, जब चर्चा करते हैं लोग कहते हैं पेटेंट नहीं आते, वो टेक्नोलॉजी नहीं आती जो इनोवेटिव हो, हम कॉपी पेस्ट करते हैं जी। तो उसको लेकर वो चीजें मैंने वहां से शुरू किया और हमने 40 बच्चे लिए। ओके। इस कल्पना के साथ कि इनको मैं बहुत नॉमिनल फीस पे एडमिशन लिया हमने जी। और वो फीस भी इसलिए रखी कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको लगेगा सरकारी टाइप का स्कूल है, फ्री है। बिल्कुल सर। तो गार्जियन को ये लगना भी चाहिए कि मुझे मैं पे कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर भी वो सेंस आना चाहिए। तो आई थिंक वो 50 रुपए महीने की फीस से हमने शुरू किया था। ओके।